सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी, ऐसा झाड़ू फेर देगी क्योंकि वो जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। बस कर दो, इसमें से आपको मिला भी कुछ नहीं। ये करप्शन का जो मंत्रा आपने बोला था ये फेल हो गया काम। मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन फरिश्तों ने या जिन फरिश्तों को ये अपनी चंद भैंसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजरे आम पर आ चुके हैं। आप किस काम पे लगे हैं? ये शहबाज शरीफ को दोबारा जेल कैसे भेज? आगे आपने मजा चख नहीं लिया, हम सबको जेलों में भेजा, हम अदालतों से कोई साल बाद, कोई 1.25 साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कुछ अभी भी पड़े। खुर्शीद शाह साहब किधर है? तकलीफ होती है। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम पूरा ये डिमांड करते हैं, अवामी डिमांड है कि आपका डे टू डे ट्रायल हो। मलक मकसूद जो बेचारा चपरासी है शरीफ ग्रुप में, 1.5 अरब रुपया आपने उसके अकाउंट में से गुजार दिया। आपको बताना पड़ेगा कौन है मसरूर अनवर जो करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में जमा कराता है। शोएब कमर कौन है, आपका उससे ताल्लुक क्या है? क्या वो आपके और आपके साहबजादों के कैश बॉय नहीं है? फजलदाद अब्बासी कौन है, कितना पुराना वो आपका मुलाजिम है? हमें बताए ये शहजाद अकबर नामी शख्स, इसको किसने अपॉइंट किया? कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तुम्हारा ओहदा जो है वो ओहदा क्या है? और अगर गैर कानूनी काम कर रहे हो तो इसका नाम ECL में डालना चाहिए। एक गैर कानूनी ओहदे पर बैठकर इसने जितना काम, जितने पर्क्स लिए, उसका रिकवरी इससे होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। शहजाद अकबर का रोल मैक्सिमम एक प्रोपोगेशनिस्ट है, तो शहजाद अकबर एट द मोस्ट एक प्रोपोगेशनिस्ट है। वो सिर्फ एक एजेंडा फीड करने वाले शख्स हैं, वो मीडिया ट्रायल में यकीन रखते हैं। मुझे तो ये भी शक है कि शहजाद साहब आप कहाँ के बैरिस्टर हैं? आप एज अ प्रोसिक्यूटर एक केस को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं और उसी महकमे के आप इंचार्ज हैं और आप आके टीवी पे पब्लिक परसेप्शन के लिए बैठते हैं। ईवान को बताया जाता कि वो $5 अरब से ज्यादा इमदाद जो पाकिस्तान को मिली है कोरोना के लिए, उस $5 अरब का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमें खदशा ये है कि वो $5 अरब ये खसारे में फूंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जो कुछ आपने सुना यही प्रोग्राम की तमहीद है। तकरीबन 2 माह तक पाकिस्तान में सिर्फ कोरोना की बात हो रही थी। कोरोना से कैसे निपटना है, कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कोरोना के से होने वाले नुकसान का अजाला हम कैसे करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन अब चंद दिनों से पाकिस्तान में सियासत फिर अंगड़ाई ले चुकी है और ईद के बाद गिरफ्तारियों का मौसम जो है वो हुकूमत की तरफ से सुनाया जा रहा है और अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत इंतकाम के जज्बे से भरी हुई है और नफरत है हुकूमत के अंदर ऑपोजिशन के खिलाफ, और उस नफरत का इजहार हुकूमत कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, साबिक वफाकी वजीर बराए दाखिला उमूर, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। तैयार हैं फिर सर ईद के बाद गिरफ्तारियों के लिए? जी, हम तो हर वक्त तैयार हैं, 24/7 तैयार हैं। पहले भी ये हमें गिरफ्तार कर चुके हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी गिरफ्तारियों से हमारी पजीराई में, आवाम की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये सब एक इंतकामी एजेंडा है। असल बात क्या है, देखिए जब से FIA ने आटा और चीनी माफिया को बेनकाब किया है, हुकूमत के बौखलाहट से ओसान खता हो चुके हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब ये अपने चोरों को बचाने के लिए, अपने मगरमच्छों को बचाने के लिए क्या तरीक़ाकार करें। लिहाजा एक हिकमत अमली के तहत ये काउंटर अटैक की पॉलिसी पर आए हैं कि अपने लोगों को अगर बचाना है तो अपोजिशन पर दोबारा हमला करो, अपोजिशन की किरदार कुशी करो, अपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशी करो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यानी ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर रहे हैं आप पे? जी बिल्कुल, ये अपनी एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी लेकर आए हैं कि अपने चोरों को कैसे बचाना है। मैं सिर्फ इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के मिस्टर क्लीन बनते हैं उनसे 2 सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए, शहजाद अकबर साहब तो शहबाज शरीफ साहब पर या इनके वज़रा हम पर इल्ज़ामात ही लगाते हैं ना
अभी उनकी ना कोई इंक्वायरी हुई है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये तो एक यकतरफा इल्ज़ामात की भरमार है। इनके अपने इदारे ने, जिसमें इनके हैंड पैक्ड लोग लगे हैं, उसने तहकीकात की, उसने तफ्तीश की और उसने एक रिपोर्ट पेश की कि चीनी और आटा के अंदर किसने तकरीबन 150 अरब रुपए का डाका डाला है पाकिस्तान के गरीब अवाम की जेबों पर। अब ये तो हुकूमत का अपना तहकीकाती इदारा है जिसने तफ्तीश के बाद लोगों की निशानदेही की है। अब असल बात तो ये थी कि अगर ये इतने मिस्टर क्लीन होते हैं तो 24 घंटों में कहते कि इनको जेल के अंदर डालो, नैब इनके खिलाफ कार्रवाई करे जैसे ऑपोजिशन के खिलाफ करती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई को सबूताज करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के पैसों पे तो पलते रहे हैं। इमरान खान साहब का जो इनकम टैक्स है वो उतना ही है जितना मैंने इनकम टैक्स दिया है। मैं इस्लामाबाद में एक कनाल के किराए के घर में रहता हूँ और उसका गुजारा मुश्किल से करता हूँ। ये मुझे बताएं कि मेरे जितना इनकम टैक्स दे के 300 कनाल के महल को कैसे मेंटेन करते हैं? कौन इनके खर्चे उठाता है? कौन इनके बिजली के बिल देता है? कौन इनका वहाँ पे टाइगर जो कुत्ता है उसके लिए डॉग फूड लेकर आता है? इतने टैक्स के अंदर तो ये सारी याशी नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि जिन लोगों से ये पैसे लेकर अपना गुजारा करते हैं, जिनके पैसे से सियासत करते हैं, उनको कैसे ये नैब के हवाले करेंगे? कैसे उनको जेल में ये भेजेंगे? तो सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए अब ऑपोजिशन के ऊपर यलगार कर दी है इल्जामात की, ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। असल मसला वही है कि चीनी और आटे चोरों का हिसाब दो और फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो। देखिए ना, 5 साल हो गए हैं, इतने ये मिस्टर क्लीन थे, इतने ये शफाफ थे, तो ये तो खुद अपनी बुक्स पेश कर देते। स्टेट बैंक ने इनकी चोरी पकड़ी, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट हैं कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के आगे डिक्लेयर नहीं किए थे और चोरी चोरी चला रहे थे। उसमें करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का पैसा आया, वो किसने उड़ाया, किसके पास किया, कोई हिसाब नहीं है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वर्गला के चंदा लेकर आए और अब उनको बताने के लिए कोई जवाब नहीं है। जब इनकी अपनी पार्टी के शख्स ने वो हिसाब मांगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में कभी स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, कभी कहते हैं जी ये कार्रवाई छुपा के रखो, इसको मीडिया को ना हवाले करो। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत को फिर पेशकश करता हूं कि आइए हमारे खिलाफ जो केस हैं और जो आपके खिलाफ केस हैं, सही है, सबकी ट्रांसपेरेंट मीडिया के सामने ट्रायल करें, लोगों को पता चले कि हमने किस बात का जवाब देना है और आपका क्या केस है, आपने किस बात का जवाब देना है। लेकिन ये छुपते हैं, अपने केसेस छुपाते हैं, हमारे खिलाफ मीडिया ट्रायल करते हैं। क्यों नहीं ये टीवी के ऊपर अच्छा, ये चूंकि आपने मीडिया ट्रायल की बात की एहसन साहब, तो आपने कहा मिस्टर क्लीन, यानी इमरान खान जो खुद को कहते हैं मिस्टर क्लीन, तो ये मिस्टर क्लीन के एक मिस्टर अकाउंटेबिलिटी हैं शहजाद अकबर। हम देख रहे हैं वो चंद दिनों से ज्यादा ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ सामने आ रहे हैं। उन्होंने 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्जामात की बौछार, वही मीडिया ट्रायल, एक ही स्क्रिप्ट है उनके पास शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, आपकी लीडरशिप के खिलाफ। फिर उन्होंने 16 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 3 दिन के गैप, हो सकता है 2 दिन के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो ये जो हो सकता है आपकी लीडरशिप बहुत करप्ट हो, लेकिन ये 2.25 साल से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपके ऊपर इन्होंने वो नेम एंड शेम तो कर रहे हैं। इन्होंने आप लोगों की नजर में तो आप लोगों को चोर साबित कर दिया है। देखिए, ये इनकी हिकमत अमली है। इनकी पूरी हिकमत अमली ये है कि मुखालफों के खिलाफ बहतान इतने लगाओ कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो। इनसे मुल्क क्यों नहीं चल रहा? मुल्क इसलिए नहीं चल रहा कि जिस हुकूमत की बुनियाद बहतान के ऊपर हो, तकब्बर के ऊपर हो, नफरत के ऊपर हो, वहाँ कभी बरकत आ ही नहीं सकती। आप देखिए कि दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात खराब होते जाएंगे, क्योंकि जितनी ये किरदार कुशी कर रहे हैं, जितने ये बहतान लगा रहे हैं। अब आपने साहब का जिक्र किया, 2 साल हो गए इन्हें, ये साबित करें कि इन्होंने क्या रिकवरियां की हैं, ये साबित करें कि इन्होंने कौन सा मुकदमा सबूत के साथ पेश किया है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मैंने पाकिस्तान में एज प्लानिंग मिनिस्टर 5 साल 3,200 अरब रुपए का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो सुपरवाइज किया है। ये साबित कर दें कि मैंने उस 3,200 रुपए में से 1 रुपए का जाती फायदा लिया है, मैं चोर हूँ। ये साबित कर दें कि 1993 में जब मैं सियासत में आया था, उस वक्त से आज 2020 में मेरी जायदाद 1 मरला क्या 1 इंच भी बढ़ी है, तो मैं चोर हूँ। मतलब अजीब तमाशा बनाया हुआ है कि हर किसी के खिलाफ किरदार कुशी, हर किसी के खिलाफ किरदार कुशी। इन लोगों से तो CPAC जैसा एक हमारा कौमी मंसूबा वो भी नहीं बचा। हमारे दोस्त परेशान थे कि ये क्या कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत के साथ इस मुल्क के अंदर
इस मुल्क की तरक्की के लिए अवाम की खातिर सी पैक का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक सरकारी चीन की कंपनी मजबूर हो गई कि वो अपने दिफा में और हुकूमत के वजीर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करे। इस सतह पे तो ये ले आए अपने झूठ को। अच्छा, आपने सी पैक की बात की, तो सी पैक तो एक सैपलिंग के तौर पे आपने आपकी हुकूमत के दौर में इसके सारे प्रोजेक्ट्स कंसीव हुए और ये जिस तरह बिल्कुल छोटा पौधा लगाया जाता है, एक लगना शुरू हुआ। भले जरदारी साहब कहते हैं कि जी हमारे दौर में शुरू हुआ था, लेकिन मेजर जो क्रेडिट पिछले अगर हम 7 सालों में देखें तो वो उसका लाइन शेयर गोज टू योर गवर्नमेंट। लेकिन इस वक्त अब जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को सी पैक अथॉरिटी का हेड लगाया गया है, जो काम आप छोड़ के गए थे जहाँ पे कम था या ज़्यादा था, क्या आप जनरल आसिम सलीम बाजवा ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होंगे कि वो इसको आगे चला सके? सी पैक का जो मंसूबा है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा इक्तसादी मंसूबा किसी हुकूमत ने मुकम्मल किया। हमने 2013 में जब एक MOU पर दस्तखत किए तो ये कागज़ का टुकड़ा था। 1 साल के अंदर अंदर इसको 46 डॉलर के पोर्टफोलियो में तब्दील किया और फिर 5 सालों में उस 46 अरब डॉलर में से तकरीबन इस हुकूमत के अपने बकौल 29 अरब डॉलर के मंसूबे हमने ज़मीन पे खड़े किए, जिसमें तवानाई के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, मोटरवेज थी, गवादर पोर्ट के मंसूबे थे। अब सवाल ये कि जब से ये हुकूमत आई है इसने हर मंसूबे को उसी जगह खड़ा कर दिया। सी पैक का पहला 2020 तक इंफ्रास्ट्रक्चर का था जो हमने तकरीबन मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से। दूसरा मरहला था इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का 2020 और 2025 तक। अब इन 5 सालों के लिए हमने 2017 के आखिर में 9 इंडस्ट्रियल जोन्स या इकोनॉमिक जोन्स की निशानदेही की और इत्तफाक किया और 2020 तक इन जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी मुकम्मल होने की, ताकि 2020 से ये कमीशन होते हैं। आज आप देखिए 2 साल के बाद एक इकोनॉमिक जोन ऐसा नहीं है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ हो। ये किसकी नाकामी है? इन्होंने फिर हमें कहा जी ये तो अथॉरिटी के बगैर काम नहीं चलेगा। हमने तो किसी अथॉरिटी के बगैर 29 अरब डॉलर जमीन पर खड़े कर दिए थे। चलिए आपने अथॉरिटी बना दी। अब अगर आपने अथॉरिटी बनाई है तो उस अथॉरिटी की ये वक़्त है कि आप समझते हैं कि अथॉरिटी को पार्ट टाइम काम करने की जरूरत है। आपने चेयरमैन अथॉरिटी जो है उन्हें अपने इंफॉर्मेशन का मामले खुसूसी लगा दिया है। अब इसका मतलब यह है कि जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन है वो पार्ट टाइम है। ये क्या निशानदेही करता है? ये इस बात की निशानदेही करता है कि सी पैक अथॉरिटी में काम करने के लिए कुछ नहीं है, वो फारिग हैं चेयरमैन साहब, क्योंकि काम रोक दिया हुकूमत ने, फंड्स ही नहीं है हुकूमत के पास। तो ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। एहसन साहब, शेख अंसर अजीज इस्लामाबाद के मेयर, उनको आज वफाकी काबीना के अप्रूवल के बाद 90 रोज के लिए करप्शन के इल्जामात पर सस्पेंड कर दिया है। उनका ताल्लुक आपकी पार्टी से है। एक तरफ तो हमने देखा कि पंजाब के अंदर इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए, बल्कि जो इलेक्शन आपके दौर में हुए और जो हुकूमतें बनी मुकामी, उनको उन्होंने बिल्कुल बुलडोज कर दिया और अब एक इलेक्टेड मेयर को 90 रोज के लिए सस्पेंड कर दिया। तो अगर आप ऐसी रिवायत रख रहे हैं तो फिर आइंदा जिस पर भी इल्ज़ाम लगेगा, वो चाहे इमरान खान भी होंगे, तो क्या उनको भी फिर मुअत्तल किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नर किसी को या किसी फेडरल मिनिस्टर को? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से लेकर तकरीबन आधी से ज़्यादा काबीना है जिस पर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं। या तो ये सब भी इस्तीफ़ा दें। ये इक़दाम जो इन्होंने किया है ये दरअसल इनकी उस कंटेम्प्ट का इजहार है, उस नफरत का इजहार है जो ये बल्दियाती इदारों से रखते हैं। इससे पहले पंजाब में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा वो बल्दियाती नुमाइंदे जिनका मैंडेट 2021 तक अभी बरकरार था, उन्हें इन्होंने एक गैर आइनी कानून के ज़रिए बरतरफ कर दिया। और जब हाई कोर्ट के सामने कार्रवाई हुई तो इलेक्शन कमीशन भी कहने पे मजबूर हुआ कि ये एक फॉल्टी कानून है जिसके तहत इलेक्शन ही नहीं हो सकते। और अब वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। लेकिन ये भी एक अलमिया है। आप देखिए गुज़श्ता 8 महीने से ये नुमाइंदे हाई कोर्ट के अंदर अपना हक मांग रहे हैं और तकरीबन 7 महीने से ये मुकदमा कोल्ड स्टोरेज के अंदर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये हक इनको मिल सके। लेकिन अब ये इस्लामाबाद के मेयर को सस्पेंड कर देना एक ऐलान जंग है जमहूरियत के खिलाफ और ग्रास रूट जमहूरियत के खिलाफ। दरअसल ये चाहते हैं कि इनकी टाइगर फोर्स के लिए रास्ता साफ हो। बल्दियाती इदारे सबसे मौसर जरिया थे अवाम तक रिलीफ पहुँचाने के लिए, अवाम तक अवेयरनेस पहुँचाने के लिए, इमदाद उनको देने के लिए। इन्होंने एक एक करके पूरे मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारों को गैर मौसर कर दिया है।
और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। देखिए, इमरान खान इज अ फैशिस्ट, ये मोदी को फैशिस्ट कहता है, लेकिन मोदी और इमरान बिल्कुल एक मोल्ड से बने हुए हैं। जिस तरह मोदी जो चीज़ें कर रहा है, अगर आप देखें वही बातें इमरान खान अपने मुल्क के अंदर कर रहा है। इसने मीडिया का गला घोंट दिया है, ऑपोजिशन का गला घोंट रहा है और चाहता है कि इस मुल्क के अंदर वन पार्टी रूल बन जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान के खमीर में, पाकिस्तान की धरती में वही जमहूरियत के बीज लगे हुए हैं जो इस खित्ते में दूसरे मुल्कों के अंदर हैं, और इसलिए आज तक कोई डिक्टेटर यहाँ पे सद्दाम हुसैन या कज़ाफी नहीं बन सका। तो इमरान साहब किसी भूल के अंदर हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके ये इक़दामात का हम मुकाबला करेंगे और अदालत से भी रुजू करेंगे और उनको नाकामी होगी। अच्छा, गुलाम सरवर खान साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको भी बुला लिया नैब ने उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स केस में, लेकिन उन्होंने एक मॉरल लीड लेने की कोशिश की असेंबली में खड़े होकर। बड़ी उन्होंने धुआंधार तकरीर की। शायद उससे तो उनकी तकरीर से साफ जाहिर हो गया है कि ये एक नूरा कुश्ती है। और सुना ये है कि इमरान साहब ने 2 से 3 कुर्बानी के बकरे नैब को पेश किए अपने हुकूमत से, अपनी काबीना से, कि ऑपोजिशन को पकड़ने के लिए अगर अब ये 2-3 बंदों को भी पकड़ लें तो मुझे कोई परवाह नहीं है, चलिए मैं अपने ऑपोजिशन के लोगों को तो अंदर करने में कामयाब हो जाऊंगा। यानी 2 हमारे पकड़ लें और 10 उनके पकड़ लें, कोई ऐसी डील है? जी, उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन के जस्टिफाई करने के लिए कोई 2-3 हमारे भी पकड़ लें। ये उन्होंने कोई नाम दिए हैं चेयरमैन नैब को कि मुझे इतराज नहीं अगर आप इन लोगों को पकड़ लें। तो अब देखते हैं कि पीटीआई की सफ़ों में वो कौन से कुर्बानी के बकरे हैं जिनके नाम वजीर आजम ने चेयरमैन नैब को पेश किए हैं, जिनको ऑपोजिशन को अंदर करने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। ऑपोजिशन के कहने पे कोरोना का इजलास बुलाया गया, लेकिन उसमें जो कुछ हुआ वो आप खुद उसका हिस्सा है, आपको पता है, शोर शराबा और कोई कंक्रीट कोई चीज सामने नहीं आ सकी है। फिर आप यह देखो कि कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, 3 दिन इजलास जारी रहा। 3 दिनों में हुकूमत एक कागज का सफा टेबल पे नहीं रख सकी असेंबली के अंदर कि ये हमारी हिकमत अमली है कोरोना से निपटने के लिए। एक सफा नहीं रख सकी कि आज तक हमने ये इकदाम किए हैं ताकि हम मेंबरान को बताना चाहते हैं, इस पर आप बहस करें। एक सफा नहीं रख सकी कि अगले 30 दिनों में, अगले 60 दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं। ये जितनी नालायक हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में, इतनी बड़ी नालायक हुकूमत देखने में नहीं आई। और उसने आइंस्टाइन ने कहा था कि जो इनकॉम्पिटेंस है ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होती है। हम एक बदतरीन गवर्नेंस के क्राइसिस से गुजर रहे हैं क्योंकि एक नाअहल हुकूमत हम पे मुसल्लत है। ना तजुर्बेकारी को आप सिखा सकते हैं, लेकिन जिसकी कैपेसिटी ना हो उसको क्या सिखाएंगे। ये रोज बरोज साबित कर रहे हैं कि ये कुछ सीखने की सलाहियत नहीं रखते, ये हर रोज पहले से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए इजलास में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं आए। उस पर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शिबली फराज साहब, वह खैर चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले तो प्राइम मिनिस्टर को खुद आना चाहिए था, वो तो बीमार नहीं है। चले, शहबाज साहब के पास एक बीमारी का जवाब भी हो सकता है, लेकिन उस पर उन्होंने जो थोड़ा तंज किया है, मैं चाहूंगा जरा आपको सिर्फ कॉमेंट उस पर। शहबाज शरीफ का इस इजलास में शिरकत ना करना इसी बात की खमाजी है कि जो ये एलीट माइंडसेट है वो बरसरे पैकार है। वो नहीं समझते थे कि उनकी सेहत उनको इजाजत देती है कि वो पार्लियामेंट में आकर अपने आप को किसी खतरे में डालें। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बाकी पार्लियामेंटेरियंस की लाइफ अहम नहीं है। उनकी अपनी पार्टी के कई ऐसे MNAs और सेनेटर्स हैं जो कि मैं जानता हूं कि जो खुद काफी सीरियस बीमार हैं, बावजूद उसके वो आए। राइट, ऑल तो शिबली साहब क्वालिफाई नहीं करते हैं शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद करने के, क्योंकि उनके अपने लीडर ऐवान में नहीं आए, लेकिन फिर भी एक उन्होंने आपके सामने एक शिकायत तो रखी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है वो तैयार थे आने के लिए, लेकिन ये फैसला पार्टी की लीडरशिप ने किया कि जब हमें पता चला कि उनके डॉक्टर्स की क्या राय है, और हर शख्स की बीमारी दूसरे से फर्क होती है। शहबाज शरीफ साहब एक सीरियस कैंसर सर्वाइवर हैं, और आप किसी डॉक्टर से पूछें तो वो यही बताएगा कि जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वल्नरेबल होता है, क्योंकि उस थेरेपी में उनका इम्यून सिस्टम बहुत मुतासर हो गया होता है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को हमारी पार्टी ने रोका था कि आप अपनी सेहत के हवाले से एहतियात करें और ना आए, और हम सब यहाँ मौजूद हैं, और उनकी पार्टी ने, हम सब ने वहाँ पे भरपूर नुमाइंदगी की, सेनेट के अंदर भी, कौमी असेंबली के अंदर भी। लेकिन असल बात तो ये है कि वजीर आजम जो खुद वजीर सेहत भी हैं, देखिए वजीर आजम का आना ना आना एक और बहस है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर वो हैं कि जिनके पास वजारत सेहत का पोर्टफोलियो भी है। इनका आना जरूरी था, लेकिन इन्होंने इस काबिल नहीं समझा ऐवान को
कि वहाँ पर आकर ये बतलाते कि ये क्या करना चाहते हैं। कैसे आते? अगर कुछ बताने को होता तो आते ना, अगर कोई हिकमत अमली होती तो आके बताते। ये तो आप देखिए, तकरीबन मैंने असेंबली में भी कहा 22 महीने हो गए हैं, ना कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ना मुआशी पॉलिसी है, ना खारजा पॉलिसी है, ना कश्मीर की पॉलिसी है, ना कोई सिक्योरिटी की पॉलिसी है कि हमने कैसे निपटना है। एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हम बना के छोड़ के गए थे 2018 से 23 तक, उस पर अमल किया जाना चाहिए था ताकि हम जो दहशत गर्दी की जंग जीते हैं उसके अब आगे असरात को कंसोलिडेट करें। लेकिन 2 साल ज़ाय हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, किसी सिमत में नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों को 300 दिन हो चले हैं, वो एक मुसलसल लॉकडाउन के अंदर हैं। इस हुकूमत ने क्या किया कश्मीर की आवाज़ उठाने के लिए? अब एक ऐसे वजीर को चेयरमैन लगा दिया है कि जिसके ऊपर खुद उसकी साख जो राना सनाउल्लाह केस है उसके बाद पाश हो चुकी है, वो झूठी कस्में खाते रहे हैं। अब उस शख्स को कौन सुनेगा दुनिया के अंदर? मुल्क के अंदर कोई उसकी बात पे एतबार नहीं करता, तो बाहर वो कश्मीर का वकील बन के कैसे जाएगा? ये बड़ा आपने पर्टिनेंट बात की कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जान अल्लाह को देनी है। उन्होंने इतनी दफ़ा दोहराया और राना साहब के खिलाफ कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर से अभी तक, जब तक वो खुद दावा करते थे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक शख्स जिसकी मुल्क के अंदर क्रेडिबिलिटी पारा हो गई है, आप समझते हैं कि दुनिया उसकी बात कश्मीर के ऊपर सुनेगी? ये तो हमने हिंदुस्तान को एक तश्तरी के ऊपर कश्मीर लिख के रख के दे दिया है, एक ऐसे शख्स को चेयरमैन कश्मीर कमेटी लगा के कि जिसकी कोई बात ही नहीं सुनेगा दुनिया में। तो ये तमाशा हो रहा है मुल्क के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि एक बदतरीन गवर्नेंस क्राइसिस है। इनके पास सिर्फ एक सलाहियत है, इन्होंने पूरे इंतजामी ढांचे को एक वॉर मशीन बना दिया है फॉर करैक्टर असैसिनेशन, फॉर विक्टिमाइजेशन ऑफ ओपोनेंट्स, मुल्क के अंदर एक नफरत पैदा करने के लिए, मुल्क के अंदर पगड़ियां उछालने के लिए। पगड़ियां उछाल के तो मुल्क नहीं ना चलते। अच्छा, अगर ईद के बाद गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं जैसे शेख रशीद साहब ने कहा, या जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं ऑफेंसिव आप लोगों के खिलाफ, तो अब फिर आप लोग क्या गिरफ्तार होते रहेंगे, जमानतों के लिए अदालतों में धक्के खाते रहेंगे, हुकूमत आपको चोर चोर कहती रहेगी, चोरी साबित भी नहीं हो पाएगी, ये इसी तरह से ये बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा? ऑपोजिशन की कोई इन झूठे मुकदमात से, झूठी गिरफ्तारियों से आज तक कोई हुकूमत कामयाब नहीं हुई। आप डिक्टेटर्स देख लीजिए, हर डिक्टेटर ने ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया है, हर डिक्टेटर ने झूठे मुकदमे बनाए हैं, लेकिन वही झूठ बिल आखिर उसके जवाल का जरिया बना है। क्योंकि पाकिस्तान के लोग ना अंधे हैं, ना गूंगे हैं, ना बहरे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। और यही वजह है कि हुकूमत के जितने इल्ज़ाम हम पे लगते हैं, हुकूमत जितनी है हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, मुस्लिम लीग नून का ग्राफ नीचे नहीं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अगर हमें गिरफ्तारियां करना चाहते हैं, करें, पूरे पाकिस्तान को कर लें भाई, डिलीवर तो करें ना, लोगों के मसले हल करें, महंगाई पे काबू पाएं, बेरोजगारी को खत्म करें, मुल्क की मईशत को चला के। अच्छा, एक चीज सर, एक चीज पे कमेंट, फिर ब्रेक पे जाते हैं। 29 मई को नैब ने नवाज शरीफ साहब को तलब कर लिया। पहले मीर शकील साहब के केस में तलब किया था, वो नहीं आए तो नैब ने उनको इश्तिहारी कर दिया। अब नैब ने उनको 29 मई को जो तोशा खाना का केस है, जो उन्होंने गाड़ी ली थी जरदारी साहब से 2008 में, उसके सिलसिले में तलब कर लिया। जारी बात है आज 17 मई को हम बात कर रहे हैं, तो 12 दिन में मियाँ साहब आ तो नहीं सकते, उनकी तबीयत भी ऐसी है और कुछ स्पेशल फ्लाइट भी नहीं होगी, तो अब क्या बनेगा सर? देखिए, उनको तो आपको मालूम है कि इसी हुकूमत के जो मेडिकल डॉक्टर्स थे, और इस हुकूमत के ही नहीं, शौकत खानम के जो डॉक्टर्स थे, उन सब ने अपनी तस्दीक करने के बाद इलाज के लिए इजाज़त दी। और हाई कोर्ट ने कहा है कि जब उनके मुआलजीन तसल्ली कर लेंगे कि वो अब फिट टू ट्रैवल हैं, तब वो वतन वापस आ सकते हैं। तो ये जो कार्रवाई हुकूमत कर रही है, इसका असल मकसद तो सिर्फ किरदार कुशी है। इसका असल मकसद आटा और चीनी चोरों से तवज्जो हटाना है और लोगों को वो जो चोरी की गई उससे तवज्जो को तकसीम करके उनको बचाना है गिरफ्तारी से। मैं फिर ये कहूँगा कि हमें तो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, जिन लोगों की चोरी पकड़ी गई है, इमरान खान साहब, आपको उन लोगों को कानून के हवाले करना होगा जिन लोगों ने 150 अरब का डाका गरीब लोगों पे चीनी और आटे का डाला है। राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस तक मौलाना एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं, बात करेंगे 18वीं तरमीम के ऊपर और कुछ और इशूज।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, 2.5 से 3 हफ्ते के अंदर हुकूमत को अपना बजट लेकर आना होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं, तकरीबन 900 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल हो चुका हुआ है, और अब कोरोना जब तक ये वबा नहीं टलती तब तक मैशत और मुतासर रहेगी, तो अगले साल भी टैक्स हदफ भी कम रखा जाएगा और टैक्स रेवेन्यू भी कम कलेक्ट होगा। तो ये बजट अब कैसे तैयार होगा सर? देखिए, आपको याद होगा कि कोरोना के आने से पहले अगर आप देखें तो जनवरी और फरवरी में मेरी भी स्टेटमेंट्स हैं, हमारे दीगर पार्टी के रहनुमाओं की भी स्टेटमेंट्स हैं कि हुकूमत अगर बजट पेश करेगी तो 2 + 2 4 नहीं कर सकेगी, क्योंकि टैक्सों का जो टारगेट है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है। इसी तरह मुल्क की ग्रोथ रेट 1%, 1.5% पे जा चुकी है, और इसके अलावा जो वसाइल हैं वो इनके पास नहीं है, और ये सिर्फ कर्ज़ों के साथ मुल्क को लेकर चल रहे हैं। तो अगर वो खसारा जो पैदा हो गया है, इनके 10% तक चला गया था, 9.5-10% तक, उस पर काबू पाना है तो इनको बेतहाशा या टैक्स लगाने पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा। आप अमीर ये देखो कि 18 महीनों में ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने जो 5 सालों में कर्जे लिए थे उससे ज़्यादा कर्जे 18 महीनों में ले चुकी है। हमने तो कर्जे लेकर उसके नतीजे में मुल्क के अंदर बिजली पैदा की 11,000 मेगावाट, मोटरवे, सी पैक, गवादर, बहुत कुछ बनाया। ये एक ईंट नहीं बता सकते कि इतना कर्जा लेकर इन्होंने मुल्क में क्या किया है। तो इनके लिए नामुमकिन था बजट बनाना कोरोना से पहले। अब आ गया कोरोना तो इनको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने इनकी किसी हद तक इज्जत रख ली, कि उस चीज़ पे पर्दा डाल दिया। कोरोना आगे आ गई है, इनकी नाकामी पीछे चली गई है, और अब कोरोना के नतीजे में मुल्क की मईशत और बुरी हाल में चली गई है। तो अब ये कैसे 2 + 2 4 करेंगे? देखिए, एक ऐसी हुकूमत जिसने 5.8% ग्रोथ को 1.5% पे ला खड़ा किया, और 1.5 के बाद अब माइनस पता नहीं कितनी होगी, ये तो गिराना जानते हैं। अब अगर हमने माइनस ग्रोथ के साथ दोबारा 6-7% पे जाना है ऊपर को, आप मुझे बताइए क्या इस हुकूमत के अंदर ये सलाहियत है, ये काबिलियत है, क्या ये कॉन्फिडेंस रखते हैं सरमायाकारों का, बिजनेसमैन का? हर बिजनेसमैन को तो ये चोर बना रहे हैं, हर बिजनेसमैन को तो इन्होंने नैब के आगे खड़ा किया हुआ है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स हैं वो सब इस वक्त नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। इस वक्त एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। इन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी, मुझे बताएं कितने लोग उसके अंदर आए। इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज दिया, मुझे बताएं कितने लोग आए। सही बात यह है कि जब आप एतमाद खो बैठे हैं, आप सोने के भी होकर आए, लोग आप पर एतमाद नहीं करते। तो अब ये हुकूमत बजट के बाद कैसे रिकवरी करेगी? इट इज नाइटमेयर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि अगर हमने कोरोना के बाद रिवाइवल करना है तो हम कैसे कोई इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएं। देखिए, ये कौम मिलकर तो बला का मुकाबला कर सकती है, लेकिन अगर आप सबको चोर बना के सबके साथ जंग और जदल के प्रोग्राम में है, तो इमरान साहब इतने बड़े टार्जन नहीं है कि ये तने तनहा इस मुल्क की मईशत को -0% से उठा के 6% तो अगर हुकूमत आपकी तरफ हाथ बढ़ाए ऑपोजिशन की तरफ, तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आप अनकंडीशनली इकोनॉमिक रिलीफ के लिए आगे आएंगे, या आप कहेंगे कि जी पहले नैब की फलां तरमीम करें फिर हम साथ खड़े होंगे? नहीं, देखिए, बात यह है कि इस वक्त अब मसला ये नहीं है कि हुकूमत हमारी तरफ हाथ बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती। इस हुकूमत पर एतमाद खत्म हो गया है, सरमायाकार का, बिजनेसमैन का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का। हमने सी पैक जैसा मंसूबा तबाह कर दिया है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी थी चाइना से प्राइवेट सेक्टर में कि अगले 5 सालों के अंदर लाखों रोजगार यहाँ पैदा होना था नौजवानों के लिए। ये इकोनॉमिक जोन ही नहीं बना सके। ये रोजाना जो हुकूमत खुद खड़े होकर दुनिया को कहे कि हमारा मुल्क करप्ट मुल्क है, हमारा मुल्क मनी लॉन्ड्रर है, आप मुझे बताइए वहाँ पे कौन सा इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा? दुनिया की मईशत ऐसे नहीं बनती। दुनिया की मईशत एतमाद बहाल करके होती है। दुनिया में कोई मुल्क इस तरह डंडोरा नहीं पीटता अपने आप को। ये सिर्फ ऑपोजिशन को बदनाम करने के लिए करप्शन का ढोल ऐसे पीटते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो गया है। इस तरह मईशत चलती है। तो लिहाजा ये हमारी तरफ हाथ बढ़ाएं, दोनों हाथ बढ़ाएं, भागे आए, दौड़े आए, इनसे अब मईशत नहीं चल सकती। जितनी जल्दी ये बात उनको समझ आ जाए, जिन्होंने
पीटीआई की इस हुकूमत को लाने में किसी किस्म का किरदार अदा किया है, उतना ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और अगर ये बात अब वो गलती की तलाफी तो कैसे करें? हमारे मुस्तकबिल में बर्बादी है। सर गलती की तलाफी कैसे करें वो? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक नेशनल डायलॉग करें, आइन के तहत इस मुल्क को अगले 10 सालों में इस्तेकाम देने के लिए सब एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, एक फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, एक ऐसी हुकूमत आए जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो। बाकी ये जो टामिक टोइयां हैं, ये जो छोटे मोटे टिटबिट्स हैं, इनसे ये मुल्क नहीं चल सकता। देखिए, ये कॉस्मेटिक जो बैंड एड होती है ना कि छोटी मोटी पट्टी खराश के ऊपर तो चल जाती है, लेकिन जब मईशत इतनी तबाह हो जाए तो फिर आप ये बैंड एड के साथ उसका इलाज नहीं कर सकते। कंट्री नीड्स ए न्यू मैंडेट। लेकिन खाली इलेक्शन भी हल नहीं है। अगर 2018 वाला इलेक्शन होना है तो फिर हम एक नए दलदल में, नए तूफान में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं तो कहता हूँ सियासतदान, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, ये सब मूवर्स एंड शेकर्स हैं। सही। इन सब को सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को आइन के तहत चलाने के लिए हम कैसे इत्तफाक राय करें एक ज़ाब्ता अखलाक पर। सही है। एक इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन फोरकास्ट और एक स्टेबल 10 इयर्स हो। इलेक्शन फोरकास्ट 2023 ही है या उससे पहले भी हो सकती है फोरकास्ट? मैं समझता हूं कि उससे पहले होगा, क्योंकि ये हुकूमत में इतनी काबिलियत नहीं है कि ये इस मुल्क को इस बीमार मईशत के साथ अगले 3 साल खींच के लेके जाए। आप देखिए अभी हालत क्या हो गई है। इंडिया जो है वो किस तरह डिफेंस की प्रोडक्शन, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। हमारे पास अब फौजियों की तनख्वाहें देने के लिए पैसे पूरे नहीं है। वो मांग रहे हैं हमसे कि जी हमें तनख्वाहों के लिए भी और पैसे दो। तो बात यह है कि मुल्क का दिफा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, मुल्क की मईशत कॉम्प्रोमाइज हो गई है, रोजगार लोगों का नहीं मिल रहा, कारखाने बंद हो रहे हैं। पिछली 4 मुसलसल क्रॉप्स तबाह हो रही हैं, उसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की। तो क्या ख्याल है कि ये तबाही 3 साल इसी तरह चलेगी? लिहाजा हालात सबसे बड़ा जरिया बनेंगे इस हुकूमत को निकालने का। अच्छा, अब देखिए, आपने कहा इलेक्शन फोरकास्ट हो सकती है, तो 3 तरीके हैं सर इलेक्शन की मुमकिनात में से। इसके अलावा कोई चौथी मुमकिनात में नहीं है। एक है कोई ताकत को हर सिर्फ मैयर से हुकूमत को गिरा के, और मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हुकूमत को गिरा के और इलेक्शन हो जाए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर खुद अनाउंस कर दे। तीसरा, ऑपोजिशन इस हद तक हुकूमत के गले तक पहुंच जाए कि हुकूमत कहे कि जी ठीक है इलेक्शन। और तो चौथा कोई हल नहीं है सर। जी, मैं समझता हूं कि यही इसी में से इम्कान होगा। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो तंग होकर सड़कों पर आएंगे, ऑपोजिशन भी अपना दबाव बढ़ाएगी, और इस सूरत हाल में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि क्या वो हुकूमत की इस डूबती हुई कश्ती में खड़ी रहें या खुद को अवाम के साथ खड़ी करें। हुकूमत अपनी मेजॉरिटी बरकरार नहीं रख सकेगी असेंबली के अंदर। अच्छा, आप उनको ल्योर कर रहे हैं? आप उनको ल्योर कर रहे हैं इनके इत्तेहादियों को? देखिए, हमसे ज्यादा ये हुकूमत धक्का दे रही है। अभी आप देख लीजिए परवेज इलाही साहब के साथ क्या हुआ है कि नैब के ऊपर उनकी भी तलवार लटका दी गई है। तो ये हुकूमत जो है ये तो किसी के साथ सिंसेयर भी नहीं हो सकती। अब ये हर किसी को ब्लैकमेलिंग करना चाहती है, हर किसी को अपनी दबाव के जरिए चलाना चाहती है। बलूचिस्तान से अख्तर मैंगल साहब आए थे, उनके साथ मुआहदे हुए थे, कितने मुआहदों पे जो हुए थे अमल किया गया है। अब बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो वहाँ की बेचैनी है, कितनी देर वो इनके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह MQM खुद को एक मिडिल क्लास पार्टी कहती है। जब कराची के नौजवान बेरोजगार हैं, कराची के हालात खराब हो रहे हैं, मुल्क की मईशत डूब रही है, तो क्या उनका वोटर गिरबान नहीं पकड़ेगा? भाई आप ये 1-2 वजारतें लेकर मजे ले रहे हो, हमारे साथ आके खड़े हो गए या इमरान खान के साथ खड़े हो गए। तो इसलिए हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि जहां इनके हलीफ भी इनका साथ छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि ये कुछ खबरें चल रही हैं, इनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है और ये इनके सनद के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन खबरें ये हैं कि शायद सिंध के गवर्नर को चेंज होने वाले हैं, कोई साबिक आला अफसर, कोई रिटायर्ड अफसर वो आ सकते हैं। इसी तरह से कोई गवर्नर रूल सिंध में लगने की बातें हैं। कुछ है इनसाइड आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। छोटे सूबों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करना और उनके मैंडेट को तस्लीम ना करना पाकिस्तान के वफाक के लिए जहर होगा। हम जब 2013 में आए थे, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की थी, बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट थे, हम सबको लेकर चले और इसीलिए कामयाबी के साथ 5 सालों में हमने परफॉर्म किया।
मैं आपको कहता हूँ, आप परवेज खटक साहब को पूछिए कि वो आपको दयानतदारी के साथ बताएं कि क्या उनको हुकूमत के अंदर इज्जत नहीं मिलती थी, क्या उनकी बात को सुना और उस पर अमल नहीं किया जाता था। हमने सबको एक इंक्लूसिव गवर्नेंस के जरिए आगे लेकर चले। जब तक आप इंक्लूसिव गवर्नेंस नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, और अगर आप छोटे सूबों को छेड़ेंगे तो पाकिस्तान का वफाक कमज़ोर होगा। हमने मुश्किल के साथ 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को, इस जिन को बोतल में बंद किया है। खुदारा इस जिन को दोबारा ना निकालें, मशरकी पाकिस्तान के हादसे को अपने सामने रखें। हम नहीं चाहते कि इस पाकिस्तान में हम वो हालात पैदा करें जिससे हमारे दुश्मन हमारी सफ़ों में फिर इंतशार पैदा कर सकें। राइट, बहुत अहम बात आपने की है कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है। ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, दौड़ा लें आपने, जो अच्छे काम करने कर लें। सिंध के अंदर अगर आपकी हुकूमत नहीं भी है तो जहाँ है वहाँ परफॉर्म करने तो सिंध की हुकूमत खुद ब खुद आपको मिल सकती है अगले इलेक्शन में। लेकिन सिंध को छेड़ना, जैसे अभी एहसन साहब ने कहा, ये मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो दो इंतहाई पुरउम्मीद खबरें कोरोना के खौफ के माहौल में, ब्रेक के बाद आपके सामने रखें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कोरोना की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में खौफ का समा है और फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है लोगों को। लेकिन इस दौरान कुछ अच्छी खबरें भी, बज़ाहिरन शायद वो बहुत बड़ी खबर ना हो, लेकिन छोटी छोटी अच्छी खबरें भी हमारे माशरे में सामने आती रहती हैं। लेकिन हम बाज़ औक़ात उनको मास मीडिया पे सामने ला नहीं पाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि ऐसी खबरों को आप तक पहुँचाया जाए ताकि पता चले कि माशरे में मुस्बत हरकत भी मौजूद है जो माशरे को और मुल्क को आगे ले जा सकती है। हायर एजुकेशन कमीशन और उसका जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है वो उन लोगों को, पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनके पास अगर आइडियाज़ हैं तो उन आइडियाज़ को वो फंड करता है और वो अपने आइडियाज़ को मटीरियलाइज कर सकते हैं। तो आज प्रोग्राम की आखिरी से मैं आपके सामने दो आइडियाज़ रखेंगे। सबसे पहले कोरोना से ही मुतालिक, चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है, जब तक कोरोना की वैक्सीन या दवा तैयार नहीं होती, जिसकी कोई हतमी तारीख नहीं दी जा सकती, तब तक हमें कोरोना के साथ सर्वाइव करना है और हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और जब हम एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं तो उसमें मास्क का इस्तेमाल है, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। और डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे मास्क भी तैयार हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जो कि गैर मौजू है या जो कोरोना वायरस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं हमारे सांस के जरिए से हमारे जिस्म में दाखिल होने से। लिहाजा एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल साइंटिस्ट हैं जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, डॉक्टर एहसन नज़ीर साहब, उन्होंने और उनकी टीम ने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मास्क तैयार किया है जिसके कई फीचर्स हैं। और ये मास्क N95 मास्क के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उससे बहुत सस्ता भी है और शायद उससे बहुत बेहतर भी काम कर सकता है। तो डॉक्टर एहसन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्या फीचर्स हैं आपके इस मास्क में जो आपने तैयार किया? जी, हमने TDF और HEC की मदद से जो मास्क डेवलप किया है, इसमें पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को फिल्टर करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और इस मकसद के लिए हमने इसमें ख़ास फैब्रिक की तहों में नैनो मटीरियल्स का फ़िल्टर एक ऐड किया है। ये एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर है जो कि मल्टी चैनल्स पर मुश्तमिल है और जो पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को अपनी सरफेस के साथ अटैच कर लेता है, अपनी सरफेस के साथ एडहेयर करके ट्रैप कर लेता है। तो इन मल्टी चैनल पोर्स का साइज़ इतना फाइन है कि ये वायरसेस जैसी छोटी एंटिटीज़ को भी कैप्चर कर सकते हैं। ये फाइन फिल्ट्रेशन, ये इंतहाई एक फ़ाइन किस्म की फिल्ट्रेशन है। ये फाइन फिल्ट्रेशन मास्क की रिक्वायर्ड ब्रीदेबिलिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए अचीव की गई है। यानी ये मास्क यूज़र की मतलूबा प्रोटेक्शन के साथ साथ कंफर्ट को भी मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें हवा और वाटर वेपर्स बआसानी गुजर सकते हैं, जबकि लिक्विड ड्रॉपलेट इसमें से नहीं गुजर पाते हैं। फ़िलहाल हम इस मास्क को लेबॉर्ट्री स्केल पर बना रहे हैं और हमारे पास तकरीबन 500 से 1000 मास्क पर डे प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी मौजूद है।
ताहम हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है कि हम इसको बल्क स्केल पे प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी लोकली डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस मास्क में और N95 मास्क के म्यार में, क्वालिटी में क्या फ़र्क है, और क्या जो मास्क आपने तैयार किया, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस वक्त सेट हो चुका है कोरोना वायरस से बचने, क्योंकि वायरस पेनिट्रेट कर जाता है मास्क में से भी और ड्रॉपलेट से भी चूँकि वायरस फैलता है, तो क्या इस मास्क के अंदर वो बैरियर है कि जो वायरस को पेनिट्रेट करने से और ड्रॉपलेट को हमारे जिस्म में दाखिल होने से रोक सकता? जी बिल्कुल, N95 में बेसिकली मेल्ट ब्लोन मीडिया यूज़ किया जाता है, जबकि इस मास्क में नैनो मटेरियल्स का मीडिया है जो कि मेल्ट ब्लोन मीडिया से कहीं ज़्यादा फाइन है, और ये नेक्स्ट जनरेशन फिल्ट्रेशन में ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, मैं खुद भी एक फ्रांस की कंपनी के साथ इस पे काम कर चुका हूँ। तो इस मास्क के जिन मल्टी चैनल पोर्स का मैंने जिक्र किया, ये इतने फाइन हैं कि इसमें से लिक्विड नहीं गुजर पाता, इसमें से सिर्फ या बुखारात गुजर पाते हैं या हवा गुजर पाती है, और पार्टिकल्स की गुजरने को रोकने की सलाहियत हम फाइन ट्यून कर सकते हैं इसके मल्टी चैनल पोर्स के साइज़ को छोटा करके, और अब तक हम तकरीबन 30 नैनोमीटर तक के पोर्स अचीव कर चुके हैं, और इससे छोटे पोर्स भी अचीव किए जा सकते हैं, जबकि जो वायरस है इसका साइज 50 नैनोमीटर से ऊपर है। और इसकी कीमत क्या है डॉक्टर साहब जो आपने मुकर्रर किया, और इसकी कीमत में और N95 मास्क की कीमत में कितना फ़र्क होगा? जी फिलहाल इसको हम तकरीबन 200 रुपये में बना सकते हैं बड़े आराम से, जबकि N95 आम दिनों में भी आपको 350 से 400 रुपये में मार्केट में मिलता है। अच्छा, और आप समझते हैं कि इस वक्त मार्केट में चूँकि बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे मास्क भी तैयार हो रहे हैं, कपड़े से भी तैयार हो रहे हैं, किसी और मटेरियल से भी तैयार हो रहे हैं, तो वो मास्क कोरोना वायरस को पेनिट्रेट करने को रोकने में शायद कामयाब उस तरह से नहीं होते? जी बिल्कुल, असल में बल्कि ये वो मास्क नुकसानदेह हैं क्योंकि वो एक फॉल्स फिल्ट्रेशन, फॉल्स एक सेटिस्फेक्शन देते हैं कि हमने मास्क पहना हुआ है, जबकि असल में वो कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे थे। तो ये हमें इस मामले में इंतहाई मुहतात रहना चाहिए कि जो मास्क हम पहने वो कम से कम बेसिक लेवल की फिल्ट्रेशन ज़रूर दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसन नज़ीर साहब, टेक्सटाइल साइंटिस्ट, हमारे साथ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मौजूद थे। चूँकि ये दुनिया आइडियाज़ की दुनिया है, जिस शख्स के पास कोई नया आइडिया हो वो इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है, इंसानी ज़िंदगी को आरामदेह कर सकता है, और वो अरबों खरबों कमा सकता है। इस दुनिया में, जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, यहाँ पे आइडिया सेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो बिक सकता है तो आप दुनिया पे हुक्मरानी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आइडिया दुनिया की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है या जो दुनिया की जदीद तरीन या बड़ी साइंसी इजादात हैं उनके हमसर हो। वो आइडिया छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं माशरे में तब्दीली या बेहतरी ला सकता है। तो एक और आइडिया इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते हैं, और वो है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डॉक्टर यासिर जमील साहब, जो कि फ़िज़िक्स में PhD हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने ये आइडिया कंसीव किया, छतरी जिसको तकरीबन 4000 साल से इंसान इस्तेमाल कर रहा है, और इसके इस्तेमाल की बज़ाहिर सिर्फ दो ही वजूहात हैं। एक तो ये कि आप धूप की तमाज़त से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा आप बारिश से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि छतरी कदीम दुनिया में चीन, मिस्र और यूनान के लोग इसका इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया था, और उस वक़्त से लेकर आज तक छतरी का सिर्फ एक मकसद ये कि ये आपको धूप से बचाती है, और दूसरा ये कि ये आपको बारिश से बचाती है। लेकिन डॉक्टर यासिर जमील साहब ने और इनकी टीम ने ये जो आइडिया कंसीव किया, ये बज़ाहिर एक मामूली सा आइडिया है, लेकिन ये इस कोरोना के टेंस माहौल के अंदर पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है, और वो ये कि इन्होंने दुनिया की पहली स्मार्ट सोलर पोर्टेबल अम्ब्रेला या छतरी तैयार की है। डॉक्टर यासिर जमील इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये किस तरह ये आइडिया आपने सोचा कि छतरी के अंदर सोलर पैनल लगाना चाहिए, छतरी के अंदर पंखा लगा देना चाहिए, छतरी के अंदर रोशनी लगा देनी चाहिए कि अगर आप अंधेरे में भी बारिश के दौरान अगर आप छतरी का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं तो कम से कम अंधेरे में आपको रोशनी छतरी मुहैया कर सके? जी, ये आइडिया ऐसे ही आया कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर 8 से 9 से 10 माह बल्कि तकरीबन गर्म मौसम होता है शदीद, और उसमें हमारे स्कूलों के बच्चे और ख़वातीन और
बहुत से लोग जो पुलिस वाले हैं और कैंटीन्स के लोग और रेडी वाले, ये लोग घरों से बाहर जब निकलते हैं तो शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे जहन में ये आइडिया है कि जब हम धूप से बचने के लिए छतरी यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही होती गर्मी के मौसम में। तो हमने सोचा कि उस पर सोलर एनर्जी की मदद से चार्जेबल बैटरीज लगाकर इसमें सोलर एनर्जी से चलने वाला फ़ैन लगा दिया जाए तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। साथ ही फिर ये आइडिया आया कि शाम के टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं और घर से बाहर हैं आप, तो रोशनी की ज़रूरत हो सकती है। हमने उसमें लाइट को ऐड किया और फिर मोबाइल चार्जर भी इसमें ऐड किया। तो ये स्मार्ट सोलर अम्ब्रेला इस तरह हमने इसको तश्कील दिया कि पाकिस्तान के तमाम लोग, ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत मुफीद चीज़ ये बन गई है। हज और उम्रे के ऊपर जो लोग जाते हैं या मजहबी इज्तिमाआत में जाते हैं या घरों से बाहर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको इनकी हर वक्त ज़रूरत होती है। तो ये हमने फिर इस पर कुछ रिसर्च करके इसके ऐसे डिज़ाइन बनाए, 4 मुख्तलिफ डिज़ाइन, कि जिसको हर कैटेगरी के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये पहला आइडिया आपने कंसीव किया, आपकी टीम ने कंसीव किया, और अभी तक ये इजाद दुनिया में और कहीं नहीं है। अभी तक ये सिर्फ आपने इसको तैयार किया है, अभी इसके इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। नहीं, अभी इस फॉर्म में जिसमें हमने बनाया है इसमें मौजूद इस तरह की नहीं है। कुछ थोड़े बहुत शायद मिलते जुलते डिज़ाइन हो, लेकिन ये असल जो इतनी इसकी अफादियत है, इस तरह का कोई डिज़ाइन मौजूद नहीं है। और इसमें मैं मजीद एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट बनाने के जो 3 मकासद थे, एक तो लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना जिसको हमारे तलबा जब अपनी तालीम मुकम्मल करें तो वो कारोबार की शक्ल में, एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल में वो इसको प्रेजेंट कर सकें, और अपना बजाय इसके कि वो जॉब सीकर्स बने अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद, वो जॉब प्रोवाइडर्स कर सकें और ऐसे बन सकें, और ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ की मदद से कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आगाज़ में कहा आपसे बात करने से पहले कि ये दुनिया जो है ये आइडियाज़ की दुनिया, इसमें आइडियाज़ बिकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आइडियाज़ सोचते हैं, लेकिन उनके पास वो सहूलियात नहीं हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिस किस्म की सहूलियात की ज़रूरत है, लिहाजा वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाते उस आइडिया को। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसके ताउन से जैसे ये आपने ये प्रोडक्ट तैयार किया और बहुत सारी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, तो इसको मज़ीद कितना आगे ले जाने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं यकीनी तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और साथ ही ज़रा यूनिवर्सिटी, ये इनका बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे फंड्स प्रोवाइड किए कि मैं इस आइडिया को अमली शक्ल पे ला सकूं। और हमने इस फंडिंग के नतीजे में अपनी यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी लैब इस्टेब्लिश कर ली है, जिसमें वो तमाम इक्विपमेंट हमने ले लिया है, जिसकी मदद से हम इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। और ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बल्कि स्टूडेंट्स को हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ गए हैं। और खुशी की बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने छोटे छोटे कामों का आगाज कर भी दिया है। जबरदस्त, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर जमील साहब। जैसे इकबाल जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत सरखेज है साकी। इस टेंस माहौल के अंदर इस तरह की छोटी छोटी खबरें जो पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव कर सकती हैं, जो हमारे माशरे के अंदर एक एनर्जी पैदा कर सकती हैं, इन खबरों को सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।